दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की क्लास नंबर 4 और इसमें हम लोग भारतीय इतिहास के विभाजन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि फर्स्ट भाग को प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल कहा गया है। प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री कहा जाता है। इसमें प्रागैतिहासिक काल को आगे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। फिर इसके आगे पाषाण काल को फिर से आगे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को आगे फिर से 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। इन जितना भी यहाँ पे डायग्राम में आपको बताया गया है, इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय इतिहास के विभाजन को, प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रागैतिहासिक काल जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं और फिर इसे हिस्ट्री कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या था? प्रागैतिहासिक काल में उस समय किसी भी लिपि के बारे में जानकारी नहीं थी, ना ही उस समय लेखन कार्य के बारे में पता था। और उस समय की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? तो उस समय की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक काल को आगे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल को आगे फिर से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को आगे फिर से 3 भागों में, जिसमें कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। दोस्तों, पूरा पाषाण काल की जानकारी कहां से उपलब्ध होती है? तो ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, वहां से पूरा पाषाण काल के बारे में पता जो वो चलता है। मध्य पाषाण काल में क्या था? मध्य पाषाण काल में पशुपालन, मनुष्य जो था वो पशुपालन करना उसने स्टार्ट कर दिया। और पशुपालन के जो साक्ष्य थे, ये आप लोगों को राजस्थान के भीलवाड़ा, भागौर में देखने को मिलते हैं। और इसमें कुछ आपको मध्य प्रदेश में भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, आजमगढ़ में मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें कि पशुपालन किस तरह से किया जाता था। ये सारे साक्ष्य आप लोगों को वहां पे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। हड्डी और सींग से कुछ उपकरण जो थे वो निर्मित किए गए थे, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में क्या हुआ कि मनुष्य ने पहिए का जो प्रयोग था उसे करना स्टार्ट कर दिया। और पहिए के आविष्कार के साथ साथ कृषि का भी आविष्कार हो गया। और कृषि और आग का आविष्कार होने की वजह से मनुष्य स्थायी रूप से रहना उसने स्टार्ट कर दिया। और उस समय कुछ बस्तियां जो वो प्राप्त होती हैं, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के प्रांत में, जो कि मेहरगढ़ में है, वहां से नवपाषाण काल के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। और उस समय मेहरगढ़ में कृषि के कुछ साक्ष्य भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पेपर में काफी बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव के कंकाल, कुत्ते के कंकाल और गर्तावास के साक्ष्य जो कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे जगह भी पूछ लेते हैं, तो जगह कौन सी है? ब्रुजहों में। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ताम्र पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। ताम्र पाषाण काल में मनुष्य को तांबे के बारे में पता लग गया था और उसने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किस चीज के लिए किया? औजारों को बनाने के लिए। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। और इस काल में मनुष्य ने तांबे और पत्थर के साथ उसने औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसे कि ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं कि ताम्र पाषाण काल को क्या कहा जाता है? तो चलकोलिथिक, जैसे स्पेलिंग्स भी देख पा रहे हैं, चलकोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि मनुष्य ने तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो यहां से सीधा प्रश्न बनेगा। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया, इसके बाद कांसा धातु का और इसके बाद लोहे का। तो ये भी चीजें आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में क्या है कि इस काल में लेखन कला का तो विकास हो चुका था, लेकिन जो लिपि थी उसे पढ़ना डिफिकल्ट था, वो अभी तक भी नहीं पढ़ी गई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इस काल में ही मानी जाती है। इस इतिहास की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से और साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है।
ऐतिहासिक काल, इस काल में लेखन कला जो थी वो शुरू हो गई थी और मनुष्य लिपि से भी परिचित हो चुका है और उसने लिपियां पढ़ना भी स्टार्ट कर दी, तो इसलिए इसे हिस्ट्री में रखा जाता है। अब हिस्ट्री में कौन कौन सी हिस्ट्री है, जैसे कि आपको पता है कि भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। कुछ यहां पे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा पाषाण काल सभ्यता की खोज की गई। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया, तो यहां से सीधा प्रश्न बनेगा, तो वो था कुत्ता। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई। उत्तर प्रदेश के कोल्डी खाबा में सबसे पहले चावल के प्रमाण मिलते हैं और सबसे पहले कृषि का प्रमाण मेहरगढ़ में प्राप्त होता है। यहां पे जो चावल के प्रमाण है वो तो आपको यूपी में दिखाई देते हैं, लेकिन कृषि के प्रमाण आप लोगों को मेहरगढ़ में प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।